करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं अपना जो जरूरी है। इसका पहला करंट अफेयर्स है, व्हाट इज अपर, ठीक है, सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है क्या, ये बेटा कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, क्यों लॉन्च हो रहा है, इसके क्या खास बात है, क्या विशेषता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन बना रहा है, चीन बना रहा है। चाइना इज मेकिंग वर्ल्ड मोस्ट, है ना, बिगेस्ट डैम। और उसने क्या किया, इंडिया को इसको काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट लाने को कहा है अरुणाचल प्रदेश में। ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में उसी को काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट लाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, एशिया का सबसे बड़ा अगर ये बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो एशिया का सबसे बड़ा इंडिया भी बनाएगा। इंडिया एशिया का सबसे बड़ा बना भी नहीं सकता, पर इंडिया इतना ज़रूर करेगा कि वो इन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में बैलेंस कर पाए। तो वो बैलेंसिंग के अप्रोच में लगा है कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं या किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, वो उस कोशिश में लगा हुआ है। ठीक, तो ये कोशिश कर रहा है कि भाई इसको किस तरह बैलेंस कर पाएँ और किस तरह से बनाएं। तो जाहिर सी बात है, ये क्या है, अब ये जो है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो 11,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट है जो सियांग रिवर, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर एस्टेब्लिश होगा। सियांग रिवर इज द अपर कोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ये क्या है, सियांग रिवर जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी नदी प्रवाह तंत्र है उसमें बहती है, ठीक है। और ये जो होती है इसे लोकल्स क्या बोलते हैं, ठीक है, एने सियांग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होगा एक काउंटर मेजर होगा चाइना का जो प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 60,000 मेगावाट का सुपर डैम, और उसका नाम क्या है, यारलुंग टैंक्सपो, ठीक है, यारलुंग टिसैंगपो। तो ये जब ये बना रहे हैं तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसे बोलेंगे सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये हम जब बना लेंगे तो हम इसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी सारी चीज़ें चलाते हुए आपको देखेंगे। ठीक, की डिटेल इस प्रोजेक्ट की क्या है, इसको डेवलप करेगा कौन, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेपको एंड एनएचपीसी। इसको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन साथ में टैकल करेंगे। और प्री फैसिबिलिटी रिपोर्ट इसकी क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी 11,000 मेगावाट, रिजर्वायर स्टोरेज होगा 9 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर, ठीक है, जिसे BCM बोलते हैं, और एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 1,13,000 करोड़। सोचिए 1,13,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लग जाएंगे, तब लोगों को बिजली मिलेगी। अगर इतने प्रोजेक्ट का पैसा लेके आप लोगों के घर में सोलर पैनल लगवा दो तो आधी बिजली तो वैसे फ्री हो जाए। पर सरकार कुछ नया ही करने की कोशिश में लगी रहती है, अब क्या करो, जीवन है लोगों। द एरिया इज प्राइमरी इनहेबिटेड बाय आदी ट्राइब। अब ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है आदी ट्राइब कौन सी, ठीक है। तो ये आदी ट्राइब यहाँ पर रहती है जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सियांग रिवर से, ठीक है। जो यहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, पानी खेती करते हैं। पानी खेती मतलब होता है नदी के किनारे एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक। नदी के कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ पर कृषि करते हैं और उसी के थ्रू ये यहाँ पे सर्वाइव करते हुए आपको दिखते हैं। ये क्या करते हैं, आदि खेती करते हैं। अब आदि ट्राइब क्या है, आदि जनजाति तिब्बती बर्मी भाषा बोलती है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में दक्षिणी चीन में हुई थी। वे कुशल कारीगर हैं, विशेष रूप से बेत और बांस की वस्तुएं बनाने में सक्षम हैं। प्रमुख त्योहारों में सम्मिलित है सोलुंग जो फसल उत्सव जिसमें पशु की बलि दी जाती है, एरन जो एक हंटिंग का फेस्टिवल है ये किया जाता है, और इनकी कुछ अनोखी प्रथाएं भी हैं, है ना। मोटर या पाटोर प्रणाली है इनकी, ठीक है, पैटोर प्रणाली है जो रिचुअल इन्वॉल्व करता है सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस थ्रू विलेज लॉकडाउन्स और लोकेट्स वाइल्ड हर्ब्स ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। अब ये क्या करते हैं, जंगली जड़ी बूटियों को बताने के लिए गांव में तालाबंदी के माध्यम से आत्म प्रतिबंध से जुड़ी एक रस्म। ये क्या करते हैं, जब भी कभी हमें लगता है कि यहाँ पर कोई डिजीज फैल रही है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को रेगुलेट करते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड करते हैं और उस रस्म में भाग लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है कैनरी आइलैंड। ये जो कैनरी द्वीप है ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है। कैनरी द्वीप देखिए एक प्रॉपर डेवलप छोटा सा द्वीप है, ठीक है, और यहाँ से न्यूज़ हमारे सामने आई है क्योंकि यहाँ से बहुत लोग माइग्रेट करते हैं। कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, स्पेन जाने के लिए, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक माइग्रेशन है
दुनिया में सबसे खतरनाक माइग्रेशन इसी को माना जाता है, और ये माइग्रेशन इतना खतरनाक है कि अगर ये थोड़ी भी गलती करता है तो इसमें लोगों की जान चली जाती है। तो डेट इज़ द मोस्ट डेंजरस माइग्रेशन एवर। तो इसका अटलांटिक रूट है, अटलांटिक माइग्रेशन है। वेस्ट अफ्रीका से कैनरी आइलैंड से लोग आ जाते हैं मोस्ट डेंजरस माइग्रेशन में जो ग्लोबली है। मेजोरिटी में अगर बात करें 10,457 डेथ हुई हैं इस रूट पर, ठीक। आज तक इतने लोग गए हैं, क्यों? क्योंकि परिस्थिति यहाँ की ख़राब है, वेव्स बहुत हैं, छोटी छोटी नाव से लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। जैसे आपको बताएं कि एक भारत में तीर्थ है जिसे गंगा सागर बोलते हैं, तो उसके लिए पहले कहावत थी, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। वो गंगा सागर एक बार इसलिए किया जाता था क्योंकि जो लोअर हुगली नदी है जो समुद्र में मिलने से पहले जाती है, उसमें उफान बहुत तेज होते, तो जब आप छोटी नौकाओं से उसको पार करते थे तो छोटी नौकाएं पलट जाती थी और अब उस धारा में समा जाते थे। तो अगर डेली की 20 नौकाएं निकलती थी तो उसमें से 18 तो पलट ही जाती थी, और कभी किस्मत से आप पहुंच गए तो वापस आने के लाले लगते थे, और आ गए तो दोबारा कभी जाते नहीं। अब हैवी फेरी चलती हैं, बड़ी बड़ी फेरी चलती हैं जिसमें कार भी लदती थी, आप भी लदते थे, तो वो फेरी नहीं पलटती। तो आज आप 100 बार जाके गंगा तीर्थ कराओ, कोई दिक्कत नहीं। वो 4 किलोमीटर की चौड़ाई को आराम से पार करके आपको, ठीक है, गंगा सागर द्वीप पे छोड़ देंगे, आइलैंड में। फिर आप वहाँ आराम से मंदिर के दर्शन करो, फिर फेरी पे बैठो, 40-50 रुपए का टिकट है, फिर वापस करो। तो अब जब हैवी व्हीकल्स चलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, पर माइग्रेशन के लिए कोई बड़े शिप क्यों चलाएगा? ये तो चोरी से काम हो रहा है। एक हैवी शिप चलेगा तो पकड़ लिए जाओगे। तो ये छोटी नाव से चलते हैं, और जो छोटी नाव होती हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आज भी अगर हुगली रिवर के करंट में जब वो बड़ी फेरी चलती है ना, तो ऐसे ऐसे चलती है, आपको वहाँ से यहाँ तक आने में प्राण सूख जाते हैं। मतलब अगर आप कभी गंगा सागर घूमने जाओ और आपका मन करे चलो पार कर जाते हैं, आपको छींके आ जाएंगे, आप उसे पार नहीं कर पाएंगे, इतना डर जाएंगे। डेट इज़ वेरी डेंजरस पाथ। तो उस पाथ को पार करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कैनरी आइलैंड के बारे में बात करें, कैनरी जो है एक स्पेनिश द्वीप समूह है जो मोरक्को से 62 किलोमीटर दूर है, 62 माइल्स अवे है मोरक्को से, पहली चीज़ याद रखनी। और ये सबसे बाहरी हिस्सा है किसका? यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का सबसे छोटा आइलैंड है। मेन आइलैंड जो इसके हैं उनका नाम क्या? पहला है लैंजेरोट, दूसरा है फ्यूटेरे वेंट्यूरा, फिर है ग्रैन कैनेरिया, इसके बाद है टेनेरिफ, उसके बाद है ला गोमेरा, उसके बाद है ला पाल्मा, और फिर हैरियो। ये आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, आइलैंड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जलवायु और सामुद्रिक परिस्थितियाँ जो हैं, द्वीपों में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जिसमें गर्म तापमान और न्यूनतम मौसमी परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या होता है? गर्म तापमान होता है, न्यूनतम मौसमी परिवर्तन होते हैं। कैनरी जलधारा अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो पास के सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु और समुद्र में खतरनाक स्थितियों के लिए जिम्मेदार। अब कैनरी जलधारा क्या? अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो पास के सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु और समुद्र के खतरनाक स्थितियों के निपटने के लिए जरूरी है। अब ये यहाँ तक आपको याद रखना है, यूरोप का प्रवेश द्वार कैनरी द्वीप जो है वो महाद्वीपीय यूरोप में प्रवेश की चाह रखने वालों के लिए कदम है, जोखिम से भरी हुई है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट, बहुत तेज करंट्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। फिर ओवर क्राउडेड एंड पुअरली इक्विप्ड बोट, जो नाव है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं होते। एडवर्स वेदर कंडीशन, यहाँ की वेदर कंडीशन बहुत खराब है। यह समुद्र, महासागर, झील या नदी जैसे जल निकाय में एक साथ द्वीपों के समूह श्रृंखला को संदर्भित करता है। अगर द्वीप समूह की बात करें आर्कियोपोलॉजी, इसका मतलब होता है बहुत सारे आइलैंड्स एक साथ, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण ये बने होते हैं। इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? जब आपके यहाँ जैव विविधता आएगी तो उसके लिए आपको क्रेडिट दिया जाएगा, कुछ क्रेडिट आपके सामने आएंगे। रॉयल सोसाइटी बी की कार्यवाही में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में जैव विविधता क्रेडिट की प्रभावशीलता के संदर्भ में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं पर प्रकाश डाला गया। इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी हैं, उनके ऊपर यहाँ पर लाइट थ्रो की गई, आपको बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके सामने किस प्रकार से हो सकती हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट को वेरीफाई करना पड़ता है ना, जो क्वांटिटेबल व्यापार है उनके लिए इसको डालना पड़ता है, ताकि यहाँ पर क्या होगा, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए अगर वो काम करता है तो उसको बेनिफिट दिया जाए, काम नहीं करता तो उससे हम फाइन लें। अब ये क्रेडिट क्या होता है? ये इसलिए होता है ताकि जो संस्थान है वो इन चीज़ों को पूरी तरह पूरा करें, और अगर उनको पूरा नहीं करती है तो इनको एक बायो क्रेडिट निकालना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी का, जिससे वो क्रेडिट, जैसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है,
तो हर एक कंट्री क्या करती है, CCR लगती है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइमेट को बचाने की। तो कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, CCR के तहत वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आपका इन्फोसिस है, इन्फोसिस ग्रीन कॉरिडोर में बैठा है, पूरा चारों तरफ जंगल है, हरियाली है, उसके बीच में ऑफिस है। वो क्या कर रहा है, कार्बन इमिशन कम कर रहा है, ये चीज़ें करना। जैव विविधता सम्मेलन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया था, जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे कहा गया था जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए जरूरी है उन पर हम ध्यान देंगे। इसके बाद टारगेट डाला गया था क्या, क्यूनिमिंग मॉन्टेरा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एक था, इसके तहत इन्होंने काम करने के लिए कहा था कि इस फ्रेमवर्क के तहत हम भी क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट निकालेंगे। अभी क्या होगा, इसमें भूमि समुद्र आवास में जो भी चीज़ें उनको दर्शाता है, नॉन प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट, लैंड ओनर्स, कंपनीज होती हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट, ये सब बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट देती हैं, ठीक है। यहाँ पर कई सारी स्कीम चलती हैं जिनके बारे में यहाँ पे आपका लिखा है, इनको आप क्या रखना है। करंट मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए इसकी है 8 मिलियन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। फ्यूचर प्रोजेक्ट जो एक्सपेक्टेड है वो 2 बिलियन तक आ जाएंगे 2030 में, और 69 बिलियन आ जाएंगे 2050 में। तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट का सिंपल सा मतलब है जो विविधता का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को करता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आने वाले समय पे ऐसे बहुत सारे व्यापार आएंगे। याद करिए, एक बार मैंने आपसे बोला था कि बेटा अगर आज आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ग्रीन शेयर पे इन्वेस्ट करिए, जैसे ईवी हो गया, सोलर पैनल हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो, यही तो बोला था, वो यहीं से काम आएगा। तो आने वाले टाइम पे ये जो मार्केट होगी कितनी होगी, 69 बिलियन डॉलर की हो जाएगी आज से 25 साल बाद। अब यहाँ पे टारगेट क्या है, प्रपोज क्या, वॉलंटरी इंटरनेशनल अलायंस चाहिए इस मॉडल को। दूसरा टारगेट 19C और 19D फ्रेमवर्क है। 19C क्या है, बिजनेस मस्ट मॉनिटर, एसेस एंड डिस्क्लोज बायोडाइवर्सिटी रिस्क, डिपेंडेंसी एंड इट्स इम्पैक्ट। जब भी कोई व्यापार चला जाए तो उसमें बताएं कि जैव विविधता है क्या, इसका खतरा कैसे है, ठीक है, इसको हम किस तरह जोखिम को देखेंगे और इसका खुलासा हमें करना पड़ेगा। व्यवसाय में टिकाऊ उपभोग पैटर्न को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, हमें क्या बताना पड़ेगा, इनकरेज सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, हमें सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न के बारे में बताना पड़ेगा, किस तरीके के सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न हो सकते हैं। मिशन संरक्षण प्रयासों को निर्देशित करने के लिए विज्ञान आधारित सिद्धांतों के साथ जैव विविधता ऋण बाजार विकसित करना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, संरक्षण प्रयासों को निर्देशित करने के लिए विज्ञान आधारित सिद्धांतों के साथ जैव विविधता ऋण बाजार विकसित करेंगे। अब इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ है, वो है UNDP, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, BCA टास्क फोर्स है जो डिसीजन मेकिंग करती है, मेथोडोलॉजी डेवलप करती है, स्टैंडर्ड सेटर्स बनाती है एकेडमी के लिए। इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज यहाँ पर काम करती हैं एडवाइजरी पैनल पे, जो बताती हैं बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से काम करते हुए दिखेगी। इसके बाद आता है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अच्छा ये जो नदी होती है, नदी का मार्ग होता है, जो दिख रही है नदियाँ ही हैं, ठीक है, ये नदियों का ऐसे स्पाइरल मार्ग होता है, हमेशा नदी इसी तरीके से काम करते हुए दिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने क्या किया है बेटा, इन्होंने कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पर है, कहा है कि यहाँ पर जो खूब सारे लुप्तप्राय जीव थे, है ना, उनको दोबारा हम क्या करेंगे, उनको रिलीव करेंगे, उनको फिर से पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लोग यहाँ पे लगने के लिए तैयार हैं। अब लोकेशन क्या है, गोदावरी जो एशेचुरी है उसमें है, कोरिंगा रिवर कन्फ्लुएंस करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, कहाँ पे, काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। बिटवीन एरियाज क्या है, होप आइलैंड है, ब्लॉक है, डायरेक्ट कन्फ्लुएंस है सी एंड गोदावरी। 40% सेंचुरी जो है ओनली शी ब्लैक वाटर्स पे, बाकी जो है इंटरमिंगल्ड क्रीक्स एंड इन अनडेटेड ट्राइडल वेव से। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बैक वाटर का मतलब होता है समुद्र का पानी आना जाना, उस पर है, बाकी सारी चीज़ें ज्वालीय चीज़ों पर रुकी हुई हैं। वेजिटेशन, इट हैज़ एक्सटेंसिव मैंग्रोव एंड ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यापक मैंग्रोव और शुष्क पर्णपाती वन है। भारत के मैंग्रोव वनों का दूसरा बड़ा विस्तार है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें तो भारत का दूसरा ही है, ठीक है। राइजोफोरा SSP, इसके बाद एना एविसेनिया SP, इसके बाद सोनर्ट्रिया SP, ये सारे जो हैं यहाँ पर फ्लोरा है। फ्यूना क्या है, यहाँ पर स्मूथ इंडियन ओथर है, फिशिंग कैट है, जैकॉल है। मैंग्रोव जो होते हैं कई सारी बर्ड्स जैसे ब्लैक कैप्ड किंगफिशर, ठीक है, ब्राह्मणी काइट, इसके बाद सी गर्ल्स, रीफ हेरोन एंड सैंड पाइपर का घर है। सी कोस्ट जो है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑलिव रेडली टर्टल्स।
जो ऑलिव रेडल टर्टल्स हैं उनके लिए यहाँ पे प्रजनन होता है, यहाँ पर ये बैठ के वो प्रजनन का पूरा प्रक्रिया करते हैं। तो यहीं पर आइलैंड में बहुत सारे ये पैदा होते हैं। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट जो है एक क्या है, फिशिंग कैट जो है एक ऐसा मीडियम साइज वाइल्ड कैट है जो सॉलिटरी है ना, नॉन क्यूटिलर हंटर है, जो डेंस वेजिटेशन में रहता है। नाइट में ये वाटर में जाता है पानी के लिए, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं है ना, लार्ज जिससे स्विम कर सकते हैं। और स्मॉल कैट है, मीडियम साइज होती है, स्टॉकी बिल्ड है, शॉर्ट लेग्स है, शॉर्ट टेल है। और ये जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो फीमेल्स और नोटिसेबल होती हैं स्मॉलर देन मेल्स, मेल से छोटी होती हैं। ये कहाँ रहती हैं, ये कई जगह रह सकती हैं। इनके रहने के लिए वेटलैंड एरिया है, स्वैम्प्स हैं, मार्शी एरियाज है, ऑक्सबुक लेक है, रीड बेड्स है, टाइडल क्रीक्स है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में है, कुछ पाकिस्तान के पार्ट में, कुछ चाइना, जावा, सुमात्रा में पाई जाती हैं। तो एक फिशिंग कैट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ पे हमारे यहाँ पाई जाती है, इसी की बात हो रही है। अब फिशिंग कैट की बात करें तो ये क्या है, संवेदनशील है, ठीक है, और अनुसूची में डाली गई है। वनरेबल है, वनरेबल जो भी होती है वो खत्म होने की कगार पे होती है। तो इसके बारे में हमें यहाँ से समझ में आएगा। इसके बाद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसका नाम है जिज्ञासा प्रोग्राम। ये जिज्ञासा प्रोग्राम है क्या बेटा, क्यों स्टार्ट किया गया, इसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हाल में CSIR ने जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक योग्यता मूल्यांकन अभ्यास ऑनलाइन आयोजित किया। इन्होंने क्या किया, जिज्ञासा प्रोग्राम एक ऑनलाइन कंडक्ट किया। इट वॉज लॉन्च इन 2017 बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSI जिज्ञासा प्रोग्राम एक प्लेटिनम जुबली ईयर में है, प्रमोट करता है क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी SSR इसकी तरह। ऑब्जेक्टिव क्या है, जिज्ञासा एक्सटेंड करता है क्लासरूम लर्निंग को, फोकस करता है वेल प्लान्ड रिसर्च को। टू ब्रिंग क्वालिटी विद वैल्यू एडेड रिसर्च नॉलेज, CSIR लेबोरेटरीज कोलैबोरेट विद केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय, तो उसके बाद कर्नाटक स्टेट एंड ST एकेडमी, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। टारगेट ऑडियंस फॉर द वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म इज स्टूडेंट ऑफ द स्टैंडर्ड 6 to 12, 11 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर इन्हें क्या मिलेगा, साइंस, मैथ्स, बायो एंड IT। अब यहाँ पर अगर बात करें, हिंदी वर्जन आपके सामने है। यहाँ पर जो भी बच्चा है जो आपका क्लास 6 से लेकर 12th तक का है वो इसमें भाग ले सकता है ताकि वो कुछ चीज़ें सीख पाए। इसके बाद आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो पाइलोरी ये जो है डिजीज है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे पेट में हो जाता है। कभी कभार हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं, तो ये आपके पेट में ऐसे घुस जाता है, फिर यहीं के टहलता है और बहुत सारे बच्चे पैदा कर देता है। फिर जब पेट में बच्चे होते हैं तो भूख कहाँ लगेगी, ठीक, तो वही समस्या यहाँ पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक अपचय रोग H. पाइलोरी और इसके बारे में इन्होंने पता लगाया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने ये देखा है कि इसको हम लेबोरेटरी में अभी नहीं ले जा पाए, इसका एक्सेस नहीं है लेबोरेटरीज में, इसके बारे में हमें पता नहीं कि किस तरीके से क्या करता है और क्या समस्याएं देता है। एक बहुत कॉमन है जो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ता है, और क्या करता है, जो हमारे स्टमक की लेयर होती है उसको क्या करता है, डैमेज करता है, तो स्टमक को हार्ड कर देता है, वहाँ पर HCl के चीज़ों को करता है, वो उनके फेवर में कर देता है, हार्श कर देता है ताकि वहाँ पे ना रह पाए। ये बचपन में व्यक्ति को लग जाती है और ये ज़्यादा नुकसान नहीं करती, ठीक है, लेकिन पेट और छोटी आंत में ज़्यादातर अल्सर इसी कारण होता है। जो हमारी बॉडी में अल्सर होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर पेप्टिक अल्सर हो रहा है, ग्रेटाइसिक अपच हो रहा है और गैस्ट्रिक कैंसर हो रहे हैं, तो इस होने के कहीं ना कहीं ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपकी बॉडी में तो आपको प्रॉब्लम देता है। ये क्या करता है, ये अपने आसपास का जो एरिया है उसमें बदलाव कर देता है। जो हमारी बॉडी की एसिडिक नेचर है उसके HCl की एसिडिटी को कम कर देता है। एसिडिक कम होगा तो डाइजेशन भी बुरा हो जाएगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये जब पेट में पहुंच जाता है तो ये बलगम द्वारा संरक्षित होता है और यहाँ पर कभी भी कोई नहीं पहुंच पाता। कौन नहीं पहुंच पाता, जब ये आता है तो इसके वो म्यूकस एक लिक्विड पार्ट लगा होता है जिसके चक्कर में इसमें कोई भी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाता है, तो ये अलाइव रहता है। जब ये आता है तो इसके लक्षण हमें नहीं दिखते बहुत जल्दी, जब दिखते हैं तो अल्सर दिखता है, जैसे पेट में दर्द होना, जलन होना, पेट खाली होने पर और भी बदतर हो जाता है, मितली लगना, भूख ना आना, अनजाने में वजन कम होना। जब ये सारी चीज़ें होने लगे तो समझ लीजिए आपके पेट में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है और इसके लिए आपको संभल के रहने की आवश्यकता है।
ट्रीटमेंट टिपिकली इसके लिए कॉम्बिनेशन दिया जाता है एंटीबायोटिक एंड प्रोटोन पंप, है ना, इनहिबिटर का एक ड्रग है जो आपके स्टमक के एसिड को रिमूव करता है 40 दिन के लिए। कभी कभार ये ट्रिपल थेरेपी भी होती है, उसे भी दिया जाता है। और जब ये चलता है तो इससे क्या होता है कि हमारे पेट की एसिडिटी थोड़ी बढ़ती है, चीज़ें सही होती हैं। तो जब ये होने लगती हैं तो इससे ये होता है कि चीज़ों को रेगुलेट किया जा सकता है और हमारे पेट को सही किया जा सकता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये है लार्जेस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड। और कौन सा? अंडर वाटर वाटरफॉल है, मतलब समुद्र के अंदर समुद्र गिर रहा है। ये पानी है, पानी के अंदर भी एक गहराई है, उसके अंदर ही गिरता है। इसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसको बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट कार्टर। क्या बोलते हैं? डेनमार्क स्ट्रेट कार्टर। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? ये एक जलप्रपात है जो पानी के नीचे इतना सीवियर झरना बनाता है, जो जाहिर सी बात है, जो अंडर वाटर अगर कोई लेक है, कोई फॉल है, तो वहाँ पता ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र को बदलता भी है, ठीक है, इकोसिस्टम शेप करता है। इनविजिबल और साइलेंट प्रेजेंस है इसकी, पर ये है। अगर यहाँ आप जाएं तो आपको ये दिखता हुआ दिखेगा। अब डेनमार्क स्ट्रेट क्या है? अर्थ का सबसे बड़ा झरना है, पहली चीज। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के पानी के बीच के चैनल में, जैसे दो बड़े पिंड होते हैं, जो दो बड़े महाभाग हैं, उनके बीच में जो स्ट्रेट जा रहा है उसके बीच में बहता है, ठीक है। और ये अपने शिखर से समुद्र तट तक आश्चर्यजनक रूप से 11,500 फीट नीचे गिरता है। ये समुद्र तल से कितना नीचे गिर रहा है? 3500 मीटर या 11,500 फीट नीचे गिरता है, ठीक है। और 6600 फीट 2000 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। ये क्या है? ये क्या है? जो एंजल्स फॉल्स है उससे भी दुगना 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी चीज है। टालेस लैंड बेस वाटरफॉल जो है ना, वो इससे बहुत छोटा है, 3200 फीट है। और ये 979 मीटर्स तक वो है। और ये सोचिए कितना है, ये आपका कितना है? 3500 मीटर। 9 9 18 9 36, 3 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। स्ट्रेचिंग अक्रॉस द width of the Denmark Strait